हेलो एंड वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके खूबसूरत से यूट्यूब चैनल प्रम्स एजुकेशन में। दोस्तों आज की इस वीडियो में लोग पढ़ेंगे क्लास 10th साइंस के फिजिक्स के चैप्टर नंबर 2 जो कि हमारे यहाँ पे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है। उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो इसलिए आप लोग इस वीडियो में एंड तक बनी रहिएगा। दोस्तों ये जो वीडियो है इस चैप्टर का पार्ट 2 है। इसके पार्ट 1 को अगर आप लोग नहीं देखें तो उसे भी जरूर देख लें, जिसका आप प्ले लिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। आज के इस वीडियो में लोग इसके पार्ट 2 को करेंगे, तो इसलिए बिना टाइम को वेस्ट किए चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। लेकिन उससे पहले हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। तो चलिए चलते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ। हमारा पहला प्रश्न है, तो पार्ट 2 का हमारा पहला प्रश्न जो कि हमारा 34वां प्रश्न है कि प्रकाश की छोटी तरंगदैर्घ्य के वर्ण का प्रकीर्णन। तो इसके ऑप्शन हैं कम हो जाता है, अधिक होता है, नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो 34 का हमारा सही आंसर है बी, यानी कि अधिक होता है। हमारा 45वां क्वेश्चन है कि प्रकाश के बड़ी तरंगदैर्घ्य का प्रकीर्णन कम होता है, अधिक होता है या नहीं होता है, इनमें से कोई नहीं। तो ये थी छोटी। छोटी में क्या होता है? छोटी में हमारा जो होता है छोटी में अधिक होता है, और जो हमारा बड़ी तरंगदैर्घ्य है उसका जो प्रकीर्णन है वो क्या होता है? कम होता है। ठीक है। हमारा 36वां क्वेश्चन है कि यदि पृथ्वी पर वायुमंडल नहीं होता तो क्या होता? तो हमारा इसका ऑप्शन है आकाश लाल प्रतीत होता, आकाश नीला प्रतीत होता, आकाश काला प्रतीत होता या सफ़ेद प्रतीत होता। तो हमारा 36 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि आकाश काला प्रतीत होता। हमारा 37वां क्वेश्चन है कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? तो इसके ऑप्शन हैं लाल, नीला, सफ़ेद या काला। तो 37 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? काला, यानी कि अत्यधिक ऊंचाई पर उड़ता हुआ यात्रियों को आकाश कैसा प्रतीत होता है? काला प्रतीत होता है। हमारा 38वां प्रश्न है कि अत्यंत सूक्ष्म कण द्वारा प्रकीर्णित प्रकाश का वर्ण होता है। तो इसके ऑप्शन हैं लाल, पीला, नीला, हरा। तो 38 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि नीला। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि यदि प्रकीर्णन करने वाले कणों का साइज बहुत बड़ा है तो प्रकीर्णित प्रकाश होता है। तो इसके ऑप्शन हैं लाल, नीला, हरा या श्वेत। तो 39वां क्वेश्चन हो जाएगा, 39वां का आंसर श्वेत। हमारा 40वां क्वेश्चन है कि बड़े साइज के कण किस तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं छोटी तरंगदैर्घ्य, बड़ी तरंगदैर्घ्य या ए बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो 40 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, यानी कि बड़ी तरंगदैर्घ्य बड़े साइज के किसी कण तरंगदैर्घ्य के प्रकाश को प्रकीर्णित करते हैं। हमारे 41वें क्वेश्चन है कि मानव के नेत्र का अधिकतम दृष्टि क्या है? तो इसके ऑप्शन हैं 150 डिग्री, 180 डिग्री, 270 डिग्री या 380 डिग्री। तो हमारा 41 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी, 180 डिग्री। हमारा 42वां क्वेश्चन है कि मानव का नेत्र की क्षैतिज दृष्टि क्या है? तो हमारा 42 का ऑप्शन है ए 120 डिग्री, 130 डिग्री, 140 डिग्री या 150 डिग्री। तो 42 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी, यानी कि 150 डिग्री। हमारा 43वां क्वेश्चन है कि रेटिना द्वारा उत्पन्न विद्युत सिग्नल को मस्तिष्क तक कौन पहुंचाता है? तो इसके ऑप्शन है पक्षमावी पेशियां, दृष्टि, दृक तंत्रिका, परितारिका, यानी में से कोई नहीं। तो 43 का हमारा सही आंसर हो जाएगा बी, यानी कि दृक तंत्रिका। हमारा 44वां क्वेश्चन है कि अबिंदुकटता दृष्टि दोष वाले व्यक्ति के चश्मे में किस प्रकार का लेंस उपयोग कर दोष का निवारण किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या द्विफोकसीय लेंस। तो 44 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? सी, यानी कि बेलनाकार लेंस। हमारा 35वां क्वेश्चन है कि यानी एक नेत्र से संसार कैसा दिखता है? तो इसके ऑप्शन हैं द्वियामी, त्रियामी, बहुयामी या इनमें से अधिक। तो हमारा 45 का सही आंसर हो जाएगा ए, यानी कि बहुयामी, यानी कि एक नेत्र जो संसार कैसा दिखता है वो यहाँ पे 45 का सही आंसर है ये, यानी कि द्वियामी ही दिखता है। हमारा 46वां क्वेश्चन है कि मृत्यु के पश्चात नेत्रदान के लिए कितने समय के भीतर नेत्र निकाल लेना चाहिए? तो इसके ऑप्शन हैं 4 से 6 घंटे, 6 से 8 घंटे, 8 से 10 घंटे या 10 से 12 घंटे। तो हमारा 46वां का आंसर हो जाएगा यानी कि ए, यानी कि 4 से 6 घंटे के अंदर मनुष्य के भीतर से नेत्र निकाल लेना चाहिए। हमारा 47वां प्रश्न है कि मानव नेत्र में कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए अत्यधिक सुग्राही होता है? तो इसके ऑप्शन है निकट बिंदु, दूर बिंदु, अंध बिंदु या पित बिंदु। तो 47 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी, यानी कि पित बिंदु। हमारा 48वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र का कौन सा बिंदु प्रकाश के लिए बिल्कुल सुग्राही नहीं होता है? तो इसके ऑप्शन है निकट बिंदु, दूर बिंदु, अंध बिंदु या पित बिंदु। तो हमारा 48 का सही आंसर हो जाएगा सी, यानी कि अंध बिंदु। हमारा 39वां क्वेश्चन है कि कांच के प्रिज्म में कितने पृष्ठ होते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं 4, 5, 6 या 7। तो हमारा 46 का सही आंसर क्या हो जाएगा? 46 नहीं, 49 का सही आंसर होगा हमारा बी, यानी कि 5। हमारा 50वां क्वेश्चन है
कि प्रिज्म के दो पार्श्व फलकों के बीच के कोण को क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन हैं विचलन कोण, प्रिज्म कोण, निर्गत कोण या इनमें से कोई नहीं। तो 50 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि प्रिज्म कोण। हमारा 11वां है कि किसी प्रिज्म के आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच बनने वाले कोण क्या कहलाते हैं? तो इसके ऑप्शन है निर्गत कोण, प्रिज्म कोण, विचलन कोण या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 51वां का सही आंसर क्या हो जाएगा? सी यानी कि विचलन कोण कहते हैं। हमारा 52वां क्वेश्चन है कि अधिक तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज क्या होती है? तो इसके ऑप्शन हैं छोटी हो जाती है, बड़ी हो जाती है या अपरिवर्तित रहती है, तिरछी होती है। तो हमारा 52 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि छोटी हो जाती है। हमारा 53वां क्वेश्चन है कि कम तीव्रता वाले प्रकाश जब नेत्र पर पड़ती है तो पुतली की साइज बन जाती है। तो इसका ऑप्शन है छोटी बन जाती है, बड़ी बन जाती है, अपरिवर्तित रहती है, तिरछी हो जाती है। तो 53 का सही आंसर हो जाएगा बी यानी कि बड़ी बन जाती है। हमारा 54वां क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टि दोष में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसीय लेंस के ऊपरी भाग कौन सा लेंस होता है? तो इसके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 54 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि अवतल लेंस। हमारा 55वां क्वेश्चन है कि जरा दूरदृष्टिता में उपयोग की जाने वाली द्विफोकसीय लेंस का लचीला भाग किस लेंस का बना होता है? तो इसके ऑप्शन है अवतल लेंस का, उत्तल लेंस का, बेलनाकार लेंस का, इनमें से कोई नहीं। तो 55 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि उत्तल लेंस का। हमारा 56वां क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसके ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना के पहले या रेटिना के पीछे या इनमें से कोई नहीं। तो हमारा 56 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि रेटिना के पहले। हमारा 57वां क्वेश्चन है कि दूरदृष्टि युक्त वाले व्यक्ति के नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? तो इसके ऑप्शन है रेटिना पर, रेटिना के आगे, रेटिना के पीछे या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे 57 का सही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? सी यानी कि रेटिना के पीछे। हमारा 58वां क्वेश्चन है कि अंतिम पंक्ति में बैठे किसी विद्यार्थी को श्यामपट्ट पढ़ने में कठिनाई होती है तो यह विद्यार्थी किस दृष्टि से पीड़ित है? तो इसके ऑप्शन है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष और यह अबिंदुकता। तो इसके हमारे सही आंसर आ जाएगा 58 के ए यानी कि निकट दृष्टि दोष। हमारा अगला क्वेश्चन है कि निकट दृष्टि दोष का कोई व्यक्ति 1.2 सेंटीमीटर से अधिक दूरी पर रखी वस्तुओं को स्पष्ट नहीं देख सकता है। तो इस दोष को दूर करने के लिए उपयुक्त संशोधक लेंस किस प्रकार का होना चाहिए? तो इसके ऑप्शन है अवतल लेंस, उत्तल लेंस, बेलनाकार लेंस या इनमें से कोई नहीं। तो 59 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि अवतल लेंस होना चाहिए। हमारा 60वां प्रश्न है कि प्राथमिक इंद्रधनुष में जल बिंदु के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो इसके ऑप्शन है 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। तो हमारा 60 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 1 बार। हमारा 61वां नंबर क्वेश्चन है कि द्वितीयक इंद्रधनुष में जल बूंद के अंदर प्रकाश का पूर्ण आंतरिक परावर्तन कितने बार होता है? तो 61 का हमारा ऑप्शन है 1, 2, 3, 4। तो 61 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि 2 बार। हमारा 62वां क्वेश्चन है कि अभिनेत्र लेंस में समायोजन की क्रिया निम्नलिखित में से किसके द्वारा संपन्न किया जाता है? तो इसके ऑप्शन है आइरिस द्वारा, कॉर्निया द्वारा, सिलियरी पेशियों द्वारा या नेत्र लेंस द्वारा। तो हमारा 62वां का क्वेश्चन आंसर है हमारे यहाँ पे सिलियरी पेशियों द्वारा। हमारा 63वां क्वेश्चन है कि मानव नेत्र अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी समायोजित करके विभिन्न दूरियों पर रखी वस्तुओं को फोकसित कर सकता है। ऐसा हो पाने का कारण है? तो इसके ऑप्शन है जरा दूरदृष्टिता, समंजन, निकट दृष्टि या दीर्घ दृष्टि। तो हमारा 63 का सही आंसर क्या हो जाएगा? बी यानी कि समंजन। हमारा 64वां क्वेश्चन है कि एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु है। तो इसके ऑप्शन है 25 सेंटीमीटर, 25 मीटर, 25 किलोमीटर या अनंत। तो 64 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? डी अनंत। यानी कि एक समान नेत्र के लिए दूर बिंदु अनंत है, वो कहीं तक भी देख सकता है। हमारा 65वां क्वेश्चन है कि एक सामान्य नेत्र के अभिनेत्र लेंस की क्षमता का परिसर क्या है? तो इसके ऑप्शन है 40 से 44 डी, 50 से 54 डी, 60 से 64 डी या 70 से 74 डी। तो हमारा 65 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 40 से 44 डी। हमारा 66वां क्वेश्चन है कि हमारे मस्तिष्क में दृष्टि का दृढ़ता का समय अंतराल है। तो इसके ऑप्शन है 1/60s, 1/30s, 1/50s या 1/60s। तो हमारा 66 का सही आंसर क्या हो जाएगा? ए यानी कि 1/16s। हमारा 67वां क्वेश्चन है कि इंद्रधनुष का बनना किस किस प्रकार की घटनाओं का परिणाम है? तो इसके ऑप्शन है अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण या इनमें से कोई नहीं। तो 67 का हमारा सही आंसर हो जाएगा डी यानी कि इनमें से सभी है। यानी कि इनमें से सभी अपवर्तन, परावर्तन, वर्ण विक्षेपण इसमें सभी होता है। तो इंद्रधनुष का बनना इनमें से सभी होता है, यानी कि सभी
क्रियाओं के कारण ही इंद्रधनुष बनता है। हमारा 68वां क्वेश्चन है कि अग्रिम सूर्योदय एवं विलंबित सूर्योदय का कारण है। तो इसके ऑप्शन है वायुमंडलीय अपवर्तन, प्रकाश का प्रकीर्णन, प्रकाश का वर्ण विक्षेपन या इनमें से सभी। तो 68 का हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ए यानी कि वायुमंडलीय अपवर्तन। हमारा 59वां क्वेश्चन है कि वास्तविक सूर्यास्त और आभासी सूर्यास्त के बीच लगभग कितने मिनट का अंतर होता है। तो इसके ऑप्शन है हाफ मिनट, 1 मिनट, 2 मिनट या 3 मिनट। तो इसका आंसर हमारा आ जाएगा 69 का सी यानी कि 2 मिनट का अंतर होता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपको फिजिक्स के लेसन 2 जो कि हमारे यहाँ पे मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार है उसके मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के पार्ट 2 को बताएं। इसके पार्ट 1 को नहीं देखें तो उसका लिंक आपको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ से जाकर के आप लोग देख सकते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे इसके अगले चैप्टर के मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए आप लोगों से विदा लेते हैं। जय हिंद।